नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। चलिए हम बात करें जुडिशरी के एग्ज़ाम की, लेकिन जुडिशरी के साथ साथ बहुत सारे लॉ फील्ड में एग्ज़ाम होते हैं। कई लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा एग्ज़ाम दे सकता हूँ, मैं कौन सा एग्ज़ाम दे सकता हूँ। जब आप LLB कर लेते हैं तो आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो आप जुडिशरी में जा सकते हैं, लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी भी जा सकते हैं। आप APP, APO यानी गवर्नमेंट एडवोकेट बन सकते हैं। एक होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, उसको बोलते हैं APO, ADPO, APP। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। कुछ स्टेट में जेलों की पोस्ट आती है, जूनियर लॉ ऑफिसर्स की, वो भी आप दे सकते हैं। कुछ स्टेट में LA लीगल ऑफिसर की पोस्ट आती है, वो हो सकता है। कुछ स्टेट के अंदर जो है आपके पास एक प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना हुआ है उसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर है, वो दे सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक में लॉ ऑफिसर की आती है, लॉ क्लर्क की आती है, वो दे सकते हैं। हाई कोर्ट के अंदर भी लॉ क्लर्क की आती है, वो भी दे सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत सारे ऑप्शन है। पैनल एडवोकेट बन सकते हैं आप, उसके लिए फिर जुडिशरी की प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, आप अपनी वकालत से भी चल सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पैनल एडवोकेट के लिए कोई एज नहीं होती, कोई उम्र नहीं है, आप कभी भी बन सकते हैं। लेकिन जुडिशरी के एग्जाम के लिए नॉर्म्स होते हैं, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स, वो सारा आपको फॉलो करने होते हैं। वो कैसे पता चलेंगे? वो पता चलेगा कि आप जिस स्टेट का आपको देना है उस स्टेट का नोटिफिकेशन चेक करें। उस नोटिफिकेशन में वो मेंशन होती है एज कि जनरल की कितनी है, मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है ना, साथ ही साथ SC की कितनी है, ST की कितनी, OBC की, ये सब कुछ उस स्टेट के नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ होता है। और इतने सारे जो मैंने बोले हैं, इन सब में एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और वो सब्जेक्ट है CRPC। कौन सा सब्जेक्ट है जिसकी ज़रूरत होती है? और वो सब्जेक्ट है हमारा CRPC। CRPC का भी एक क्वालिटी है। क्या कहा मैंने? CRPC की भी एक क्वालिटी है कि एक भी अभी तक जितने भी मैंने जगह बोले हैं उन सब में इसका रोल होता है, क्योंकि ये कि प्रोसीजर लॉ है और प्रोसीजर लॉ का हर जगह रोल होता है। तो लॉ कितने टाइप के हो गए? क्योंकि मैंने अभी भी बोला प्रोसीजर है, तो आते हैं लॉ कितने टाइप के होते हैं? लॉ 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपके पास सब्सटेंटिव लॉ और एक होता है आपका प्रोसीजर लॉ। जो सब्सटेंटिव लॉ है उसको हिंदी में बोलते हैं मूलभूत, या बोलते हैं मौलिक, या बोलते हैं सारवान, और इसको बोलते हैं प्रक्रियात्मक। तो अपना CRPC जो है ना, वो एक प्रक्रियात्मक विधि है और इसका रोल हर जगह होता है। मैंने कई सारे वीडियोस में बता रखा है व्हाट इज अ सब्सटेंटिव लॉ, जो राइट्स, लाइबिलिटीज, पनिशमेंट, ड्यूटीज को डिफाइन करता है, और प्रोसीजर लॉ जिनको एनफोर्समेंट कराने का काम करता है। तो ये मैंने आपको कई बार बता रखा है। तो ये प्रोसीजर लॉ मैंने जितने भी एग्जाम के लिए बोला सबके लिए काम आएगा। इवन दो कोर्ट की वकालत करते हैं तब भी ये प्रोसीजर लॉ काम आएगा। थोड़ा सा लेंदी है, 484 सेक्शंस हैं, लेकिन आज इसकी चैप्टर 1 में आपको कराने वाली हूँ। इसमें वो सब चीज़ें मिलेगी जो प्रैक्टिकली कोर्ट में आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। इसके लिए आप सभी जने अपना डायरेक्ट ओपन कर दीजिए फटाफट और निकालिए सभी जने CRPC 1973 एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। ठीक है, आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 बात करता है हमारा प्रीलिमिनरी। सेक्शन नंबर 1 2 का 5, 5 2 का 1। फिर मैं बोल देती हूँ माय नेम इज लखन, वो तो 1 2 का फॉर्म होता है, इसमें होता ही नहीं है। सेक्शन 1 देखेंगे सभी जने अपने अपने बैरक में। शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। जब आप ये देखते हैं तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला, मेरा पूरा नाम क्या है? मेरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है। मेरा कमेंसमेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल 1974, अप्रैल फुल के दिन में आया था आपके, मुझे याद रख सकते हैं आप आराम से। और मेरा एक्सटेंड कहाँ पर है? पहले एक्सेप्ट J&K था, बट 31 अक्टूबर के बाद, 31 अक्टूबर 2019 के बाद अब तो मेरा एक्सटेंड आपके J&K में भी है। बट अभी भी नागालैंड और असम के जनजाति क्षेत्र, कौन से क्षेत्र असम के? जो कि 6th शेड्यूल में दिए गए हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में, जिसको हम बोलते हैं ATM 2। क्या बोलते हैं हम बेटा उसको? ATM 2। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, MM
मेघालय और मिजोरम। इसके 6 शेड्यूल में दिया हुआ है, वहां अप्लाई नहीं हुआ है। बिल्कुल ये की बात पता कहाँ लिखी हुई है, CPC सेक्शन 1। ये जो आपका सबसेक्शन है नागालैंड, असम और इसके ट्राइबल्स एरिया, ये का ये बात CPC में भी लिखा हुआ है, दोनों सेम। बट अगर इन एरियाज में अप्लाई कराना है तो कौन करा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट गजेट नोटिफिकेशन से। जब कभी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए कोई चीज़ अप्लाई करानी है तो स्टेट गवर्नमेंट कराती है, और जब पूरे इंडिया के लिए करानी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। हमेशा ध्यान रखना है, जब हमें कभी कोई चीज़ पर्टिकुलर स्टेट के लिए करानी है तो स्टेट गवर्नमेंट, और जब हमें कोई चीज़ पूरे इंडिया में करानी है तो कौन कराएगा, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें देखिए लिखा हुआ आपके बैरक में चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर आपका 10 और 11, ये 3 जो चैप्टर हैं ये अप्लाई होंगे इन सब में। इनके अदर देन पूरी CRPC को अप्लाई कराने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कराना पड़ेगा। कौन करवाएगी, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेक्शन 1 को लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एग्जाम। पूछेंगे डेट क्या है, कमेंसमेंट कब हुआ, एक्सटेंड कहाँ पर है, नागालैंड और असम के राज्य में कौन अप्लाई करवा सकता है, कौन कौन से चैप्टर ऑलरेडी अप्लाई होते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स नहीं होते हैं, पूरा सेक्शन 1 आपका काम का है। और इसको पढ़ने के लिए CPC पढ़ना, सेम ये बात मिलेगी, और साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ। जब मैं आपको सेक्शन 2 पढ़ाऊंगी तो एक कहानी सुनाऊंगी, उस कहानी से डेफिनेशन क्लोज याद हो जाएगा। इस क्लोज को 2 टाइप से बताऊंगी, एक कहानी की तरह बताऊंगी और एक दूसरा इसके प्रोसीजर की तरह बताऊंगी। तो आता है 2A, एलेबल बेलेबल। इसको कैसे याद करते हैं, एलेबल बेलेबल। 2B, बारोप यानी आरोप, यानी मिला जुला असर होगा हमारा, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके इसके डेफिनेशन करेंगे। तो आरोप से बारोप, 2B बारोप। 2C, सी है ना कॉग्निजेबल, सी यानी कॉग्निजेबल। तो 2D कहता है डरीवाद, परिवाद, ऐसा हम याद करते हैं, डरीवाद परिवाद, है ना, बारोप से आरोप। तो इससे क्या होता है, याद हो जाता है। जब आपने सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं APO के एग्जाम में तो वहां अपनी गलती नहीं होती है। तो A एलेबल बेलेबल, B बारोप आरोप, C कॉग्निजेबल, D डरीवाद। कंप्लेंट कहाँ फाइल करते हैं, ऐसे कहानी के लिए बताती हूँ, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में नहीं करते, इसको याद करने के वे के लिए, है ना। तो 2E हाई कोर्ट, तो कंप्लेंट कहाँ करेंगे, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट कहाँ हमारा, 2E। 2F इंडिया में, हाई कोर्ट कहाँ है, इंडिया में। 2F 2G, G मने जांच, 2G का जमाना है, जांच का जमाना है। अब तो 5G आ गया, 2G नहीं 5G आ गया। जांच के बाद आती है हमारी इन्वेस्टिगेशन, तो 2H कहता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कौन आई, मैंने क्या की, आई न्यायिक कार्रवाई, INHI न्यायिक कार्यवाही। J जुरिस्डिक्शन, लोकल जुरिस्डिक्शन, J फॉर जुरिस्डिक्शन, कैसा, लोकल जुरिस्डिक्शन। K कहाँ नगर, महानगर। भाई कहाँ रखते हो, कौन से नगर में, कहते हैं ना कौन से नगर, कहाँ नगर, तो आप कहेंगे मैं तो महानगर, मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहता हूँ। L अब इसको अलग से करना है, नॉन कॉग्निजेबल, क्योंकि 2C कॉग्निजेबल, L नॉन कॉग्निजेबल, ये अलग से याद होगा, नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, L J K L M। अब तो थोड़ी मैं पतली हो गई, बाकी मैं कहती थी मैम मोटी, मोटिफिकेशन नोटिफिकेशन, तो ये आ गया नोटी, तो मोटी नोटी, नोटिफिकेशन, MNO। ओ ऑफिसर, इधर आओ, तो क्या हो जाएगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस। O फॉर ऑफिसर इंचार्ज, ओ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस। MNOP, P मैंने प्लेस, ये तो इजी है। P के बाद Q, Q तो प्लीडर है, तैयारी कर, जज बन जाएगा। ये ऐसा नहीं है मेरे कहने का, इसको सिर्फ याद करने के लिए, बाकी तो आप लीडर अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप लीडर हैं तभी तो जज साहब बैठ के काम कर पा रहे, क्योंकि आप नहीं होंगे तो जज साहब काम कैसे करेंगे, जो वकील कहेंगे, बार और बेंच साथ साथ चलते दोनों, राइट। PQR, R फॉर रिपोर्ट, कैसी रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट। S फॉर स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ना पुलिस स्टेशन, S फॉर स्टेशन। T इसको यह है प्रिस्क्राइब्ड, हम बोलते हैं ट्रिस्क्राइब्ड, ताकि याद हो जाए, T फॉर ट्रिस्क्राइब्ड। यू आर ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे, आपने PP की तैयारी कर रखी है, यू आर ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। V विजन डिवीजन,
वी विजन, डिवीजन, यू बी। डब्लू को याद ही करना पड़ेगा, डब्लू को समन भेजा, डब्लू नाम का एक लड़का था उसको समन भेजा, क्यों? क्योंकि डब्लू ने विक्टिम को मारा तो आ गया विक्टिम। फिर डब्लू नहीं आया तो हमने उसके लिए वारंट जारी कर दिया, और जैसे ही वारंट जारी किया सब कुछ खत्म, वर्ड एंड एक्सप्रेशन। इतनी जल्दी डेफिनेशन क्लोज याद हो जाती है। याद करना है, टू एलेबल, बेलेबल, बी माने बारोब, सी यानी कॉग्निजेबल, डी मतलब डरीवाद, डरीवाद किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट है इंडिया में। टू जी जांच का जमाना, जांच के बाद इन्वेस्टिगेशन। में आई न्यायिक कार्रवाई, जे फॉर जुरिस्डिक्शन, के फॉर कहानगर, एल फॉर नॉन कॉग्निजेबल, एम फॉर मोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन, ओ फॉर ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस, एम एन ओ पी, पी फॉर आता ये। इसमें एक चीज रह गई ना अपनी, एन रह गया, वो रह जाता, एम एन रह गया अपना। आओ वापस एन के पास, एन ऑफेंस, एम एन रह जाता ऑफेंस, ठीक है। इसको भी मैं ऐसे याद करती हूँ, एन ऑफेंस कैसे, एन साउंड करते तो ए एन होता है, ऑफेंस ये हमारे वोवल्स है ना, ओ के सामने आज साथ क्या लगता है, एन लगता है ना, इसलिए एन ऑफेंस। फिर ओ ऑफिस, एम एन ओ, पी प्लेस, क्यू तो प्लीडर है, पी क्यू, आर फॉर रिपोर्ट, कैसी रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, आर के बाद एस फॉर स्टेशन, रेलवे स्टेशन, नो पुलिस स्टेशन, एस टी यू, यू आर ए पीपी साहब, यू आर ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यू के बाद आता वी, ये नंबरिंग रह जाती है। वी फॉर विजन, डिवीजन, डब्लू को समन भेजा क्योंकि डब्लू ए में विक्टिम ने कहा और नहीं आया डब्लू तो हमने उसके लिए वारंट जारी कर दिया, और देन आता अपने पास वाई फॉर वर्ड एंड एक्सप्रेशन, खत्म। अब हम इनका थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसकी डिटेल देखते हैं। ये डेफिनेशंस बड़ी काम की, अगर आपको ये डेफिनेशन याद हो जाए तो समझ लो आपको सीआरपीसी का आधा पार्ट समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 2A, क्या कहता है, बेलेबल। जब आप बेलेबल की बात करते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं जमानतीय। जब कभी आप बेलेबल देखेंगे बेटा तो अपना बैरेक्ट चेक कीजिएगा। आप बैरेक्ट में देखेंगे बेलेबल की डेफिनेशन तो वहां पे कहा गया बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस हैं जो फर्स्ट स्केड्यूल में यानी पीछे बताया गया है। क्या बोला, जो फर्स्ट स्केड्यूल में बताया। तो फर्स्ट स्केड्यूल क्या है, तो जाइए जहाँ पे आपका 484 सेक्शन खत्म होता है वहां से बैरेक्ट ओपन कीजिए। आपका 484 सेक्शन जहाँ खत्म होता है वहाँ पे अपना बैरेक्ट ओपन कीजिए। किया, ये देखो यहाँ पे एक आपकी वो बनी हुई है, क्या बनी हुई है, एक टेबल बनी हुई है। उस टेबल का पहला हेड कहता है सेक्शंस, आईपीसी के सेक्शंस, फिर बताता है वो ऑफेंस क्या है, फिर उसका पनिशमेंट बताता है, बताए पनिशमेंट, फिर बताता है कि ये मैटर कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल। तो क्या कहा, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। फिर आता है बेलेबल, नॉन बेलेबल, और फिर कौन सा कोर्ट इसे सुनेगा। तो देखो यहाँ पे एक लिस्ट दी गई, वो बेलेबल है या नहीं। यही आपका 2A कहता है कि बेलेबल का मतलब क्या है। तो 2A यही कहता है बेलेबल मतलब जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया या टाइम बिंग फोर्स किसी अन्य लॉ में लिखा हुआ है। वो अन्य लॉ क्या है, टाइम बिंग फोर्स अन्य लॉ क्या है, जैसे कि NDPS है, SC/ST है, ये सब आपके कैसे लॉ है, अन्य लॉ है, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने एक और बात कही, पता क्या, इन्होंने कहा कि नॉन बेलेबल बेलेबल में नहीं आते। इसका मतलब आपसे कोई पूछे बेलेबल की डेफिनेशन भी इसी में है और नॉन बेलेबल की भी इसी में है, ठीक है। वापस अपने बैरेक्ट में आगे आ जाओ, वापस आ जाओ 2A की तरफ। तो 2A के अंदर आपके पास दोनों डेफिनेशन है, बेलेबल भी है, नॉन बेलेबल है, क्योंकि नॉन बेलेबल वह है जो बेलेबल नहीं है। अब जब भी हम बेलेबल नॉन बेलेबल पढ़ते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, सेक्शन नंबर 436, सेक्शन नंबर 437। सेक्शन 436 कहता है कि बेलेबल ऑफेंस से बेल कौन दे सकता है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेलेबल और नॉन बेलेबल। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे अपन बेलेबल और यहाँ पे लिखेंगे नॉन बेलेबल। इसमें डिफरेंस क्या है, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, 2A है, ये भी 2 है, लेकिन ये हमें 436 पता होना चाहिए, तो ये हमें 437 पता होना चाहिए, ठीक है। 436 यानी बेलेबल ऑफेंस में बेल पुलिस भी दे सकती है, मजिस्ट्रेट भी दे सकती है। तो अपन क्या कहेंगे, पुलिस भी दे सकती है, मजिस्ट्रेट भी, जबकि नॉन बेलेबल में सिर्फ मजिस्ट्रेट। तो पहला बड़ा अंतर है कि बेलेबल ऑफेंस से बेल पुलिस मजिस्ट्रेट दोनों दे सकती है, जबकि नॉन बेलेबल में सिर्फ मजिस्ट्रेट दे सकता है। सेकंड आता है बेलेबल ऑफेंस में
एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती, जबकि नॉन बेलेबल में एंटीसिपेटरी बेल मिलती है। क्या कहेंगे? बेलेबल ऑफेंस में एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत नहीं मिलती, क्योंकि डायरेक्ट बेल ही मिल जाती है तो अग्रिम जमानत की जरूरत ही नहीं होती है 438 CRPC। जबकि एंटीसिपेटरी बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस से मिलती है, आपको अरेस्ट करने से पहले पहले। ठीक है, बेलेबल ऑफेंस में बेल प्राप्त करना हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, जबकि ये कोर्ट का डिस्कशन पावर है। तीसरा अंतर, बेलेबल ऑफेंस में बेल प्राप्त करना हमारा फंडामेंटल राइट है, जबकि नॉन बेलेबल में हमारा कैसा है? डिस्कशन पावर। बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल मैटर के अंदर हमारे पास डिफॉल्ट बेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि नॉन बेलेबल में डिफॉल्ट बेल मिलती है। इसमें क्या कहेंगे? डिफॉल्ट बेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि इसमें डिफॉल्ट बेल मिलती है। क्या हुआ? बेलेबल में था तो बेल मिल जाती है, नॉन बेलेबल में हम आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देते हैं, इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग हम आपको कस्टडी में रखते हैं। जैसे से रिक्वायरमेंट होगी पीसी या जेसी, जैसे भी थिंग्स फिक्स इज द सर्कमस्टेंसेस, सेक्शन नंबर 167 या फिर सेक्शन 437 सबसेक्शन 6। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में आता है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इंक्वायरी आप कस्टडी में रहते हैं, और एक टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है लॉ के अंदर, 15 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 60 डेज, जो भी आपके लिखा है 167 में आप देखेंगे तो 15 डेज की पुलिस कस्टडी होती है, 15 डेज की पुलिस कस्टडी होती है, 60 डेज और 90 डेज की आपकी जुडिशियल कस्टडी होती है। यानी कस्टडी 2 टाइप की होती है। क्या कहा मैंने आपको? मैंने कहा कस्टडी 2 टाइप की होती है। कस्टडी कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप की। एक मिनट ना, मेरे को तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेती हूँ ताकि अपन को थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, है ना। हाँ, यहाँ लिख देते हैं। तो मैंने क्या कहा? कस्टडी जो है 2 तरह की होती है। एक होता है आपके पास पीसी और एक होता है जेसी। अरे ये वो पीसी नहीं है, कंप्यूटर वाला पीसी नहीं है, इसको कहते हैं पुलिस कस्टडी, जो 15 डेज की होती है। ये जुडिशियल कस्टडी है, ये अकॉर्डिंग टू ऑफेंस होती है 60 डेज या 90 डेज। ठीक है, और मैंने आपको एक और सेक्शन लिखा है 436, यहाँ पर भी 60 डेज दे रखा है। तो इन टाइम पीरियड में यदि कोर्ट का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता है तो आपको डिफॉल्ट बिल मिल जाती है। क्या हो जाता है? डिफॉल्ट बिल मिल जाती है। ठीक है, तो ये अपने पास अंतर आ गया कि यहाँ डिफॉल्ट बिल की जरूरत नहीं, हाथों हाथ ही मिलती है या मिल जाती है। तो ये मोटे मोटे अंतर थे कि बेलेबल और नॉन बेलेबल में क्या डिफरेंस है। जैसे जैसे आप स्टडी करोगे तो आपको इससे ज़्यादा भी देखने को मिलेगा, तो और ऐड होते जाएंगे। ये आपका प्री का क्वेश्चन में भी आता है, ये आपके मेन एग्जाम में भी आता है, और ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं। तो चलिए फिर से चलते हैं, हम हमारे नेक्स्ट ले लेते हैं। हाँ जी, फिर आता आपके पास 2A हो गया हमारे पास, बेलेबल नॉन बेलेबल। अब हम चलते हैं 2B चार्ज। जब आप यहाँ पढ़ेंगे तो चार्ज की किसी को डेफिनेशन नहीं दी गई। इन्होंने कहा चार्ज का मतलब सिंगल चार्ज भी हो सकता है, और चार्ज का मतलब हेड्स ऑफ चार्ज भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऑफेंस करते हैं, उनका एक चार्ज भी हो सकता है, और चार्ज का मतलब सिंगल चार्ज भी हो सकता है। तो ये है आपका चार्ज। चार्ज के बाद बात करते हैं तो हमारे पास चैप्टर नंबर 17 आता है, और चैप्टर 17 जो है चार्ज है सेक्शन नंबर 211 से लेकर 224 तक, 211 से लेकर 224 तक की बात करता है। तो चार्ज आपके 2 तरह से बात करता है। देन आता आपके पास, आगे चलते हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेके हम आगे चलेंगे। ठीक है, 2 मिनट का मुझे ब्रेक दीजिए, क्योंकि आज मेरे एक स्टूडेंट का इंटरव्यू है और वो मुझे कॉल करा, मुझे एक बार उससे बात करनी पड़ेगी। तो 2 मिनट के ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ आपके पास। चलिए फिर से स्टार्ट करें। आज इंटरव्यू चल रहा है ना आरजेएस के, तो मेरे स्टूडेंट का आज है, मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का है, बट उसके लिए था ना कि एक बार मैम से बात हो जाए।
चलिए बस भगवान से प्रार्थना करें उसका सिलेक्शन हो जाए और सारे बच्चों का जो भी सूर्य नगरी यूनिक लोक क्लासेस से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने फाउंडेशन पे ज्वाइन कर रखा है, टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट या मॉक इंटरव्यू दिए, बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हम सब मिलके कि उन सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। उसका रीज़न सीटें हैं 120 और अपने पास तैयारी करने वाले बच्चे थे 68। तो बस दिन भर में भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ जितनी सीटें उससे कम बच्चे हैं, अगर सबका सिलेक्शन कर दोगे तो 68 का तो मैं कहूँगी मेरा रिजल्ट 100% रहा। तो आप लोग भी बस दुआएं करना कि उन सारे 68 बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम, चलिए कंटिन्यू करें। चलिए तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे चार्ज। तो चार्ज की डेफिनेशन थोड़ी सा अलग टाइप की है। तो ये चार्ज का मतलब 211 से 224 जो है वो चार्ज की बात करता है। फिर इसकी डिटेल जब चार्ज पढ़ते हैं तभी वो क्लियर होता है। फिर आता है टू सी कॉग्निजेबल। चलो चार्ज का एक एग्जाम्पल भी देती हूँ। चार्ज में क्या था, चार्ज का सिंगल चार्ज हेड ऑफ चार्ज। जैसे क्या हुआ, आप मेरे घर में एंट्री करते हो, जब आप मेरे घर में एंट्री करते हो तो मुझे बिना पूछे आते हो, तो आपने क्या क्या ट्रेसपास किया। फिर चोरी करते हो तो आपने क्या क्या थेफ्ट किया। फिर जब बीच बचाव करने को आता है तो आप उसको धक्का देते हो, दांत टूट जाता है तो क्या क्या ग्रीवियस हट गया। और फिर आप खिड़की से भाग जाते हो, दैट इज अ हाउस ब्रेकिंग। इन सब को देखो तो 4 चार्ज हो गए और इन सब का एक चार्ज भी लगा सकते हो, घर में से चोरी करना सेक्शन 380। तो घर में से चोरी करना सेक्शन 380 भी एक हो सकता है, और नहीं तो आप 4 चार्ज भी लगा सकते हो। दोनों ऑप्शन है आपके पास, तो इसलिए चार्ज का मतलब सिंगल चार्ज या हेड ऑफ चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, अब आता कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल की जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे बिल्कुल वही है जैसे कि बेलेबल की थी, कि फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया और अभी फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम नंबर 4 में देख के आए। अब आप कहेंगे मैडम कॉलम नंबर 4 क्यों बोला? एपीयू के एग्जाम में, जेलो के एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल कौन से कॉलम में दिया हुआ है, बेलेबल नॉन बेलेबल कौन से कॉलम में दिया हुआ है ना, कौन सा कोड ट्रायल करेगा कौन से कॉलम में। अभी 2 मिनट पहले जब आपने देखा तो आपने देखा भी नहीं कॉलम क्या था, क्योंकि वहाँ हेडिंग में लगा हुआ है नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम है, 6 में नंबर लगे हुए हैं। और ये जेलो और राजस्थान के एपी में कई बार पूछा हुआ भी है। तो कॉलम 1 सेक्शन है, 2 में सेक्शन की हेडिंग है, 3 में पनिशमेंट है, 4 में कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल है, और 5 के अंदर बेलेबल नॉन बेलेबल है, और 6 में कौन सा कोर्ट उसको ट्रायल करेगा है ना। तो ये आया हमारा कॉग्निजेबल। कितनी अच्छी बात बताता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो है जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। पुलिस क्या कर सकती है? बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। इसका मतलब ऐसा कौन सा मैटर है जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती? इसका उल्टा, इसका विलोम शब्द, इसका एंटोनियम जो हमारे कोर्स में भी होता है वो है नॉन कॉग्निजेबल। इसलिए हम हमेशा 2L को 2C के साथ ही पढ़ लेते हैं। ये हमारा कॉग्निजेबल जहाँ पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, अकॉर्डिंग टू टाइमिंग फोर्स के लॉ में कहा गया है, शेड्यूल में भी दिया गया है। ठीक है, और सेकेंड नॉन कॉग्निजेबल जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, अब कॉग्निजेबल का बेस्ट एग्जांपल सेक्शन नंबर 41 कर सकती है। और एक एग्जांपल है इसका, क्या है? डिफरेंस बताती हूँ, वहीं से क्लियर होगा। आइए डिफरेंस लिखते हैं, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। ये जो डिफरेंस है प्री के एग्जाम के लिए, ये जो डिफरेंस है मेन के एग्जाम के लिए, और ये जो डिफरेंस है इंटरव्यू के लिए। तो पहला डिफरेंस है कि कॉग्निजेबल मैटर में पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल में विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। पहला अंतर। दूसरा अंतर, कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR दर्ज होती है और कंप्लेंट भी होती है। सेक्शन नंबर FIR दर्ज होती है 154 और कंप्लेंट होती है 2D रेड विथ सेक्शन 200, 2D रेड विथ सेक्शन 200 और रेड विथ सेक्शन 154 और रेड विथ सेक्शन 154। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गए मैडम? 2D में कंप्लेंट की डेफिनेशन है, 200 में कंप्लेंट का प्रोसीजर है, और 154 में कह रखा है कि पुलिस FIR नहीं लिखता है तो पुलिस सुप्रिटेंडेंट के पास जाते हैं, और जब वो भी नहीं लिखता है तो 200 का ताओ भाई हम कंप्लेंट करेंगे, और क्या आपकी कंप्लेंट सुनेंगे हम, तो है ना। तो कॉग्निजेबल मैटर में आपकी क्या हो सकती है? दोनों हो सकती है, आपके कंप्लेंट भी हो सकती है, FIR भी हो सकती है। जबकि नॉन कॉग्निजेबल में ओनली कंप्लेंट फाइल होती है, सिर्फ कंप्लेंट होगी। यहाँ पे क्या कहा? यहाँ पे सिर्फ कंप्लेंट होगी, FIR दर्ज नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो थे मोटे मोटे अंतर, बाकी बहुत सारे अंतर को मिलेंगे। ये दोनों अंतर जो है आपको इंटरव्यू में बताने हैं। वैसे इस बार जब RGS का एग्जाम हुआ था हमारा राजस्थान का ना, तो वहाँ पे डिफरेंसेस आए और हमें इतना ही सा स्पेस मिला, क्योंकि मैं RGS में लिखा है मैंने इतना सा, यानी हम 3 पॉइंट से ज़्यादा लिख ही नहीं पा सकते हैं,
2 या 3, यानी वो भी आपसे चाहते हैं कि आप ज़्यादा बकवास ना लिखें, आप नॉर्मल चीज़ें लिखें। नहीं तो आप लिखोगे कि कॉग्निजेबल 154 में दिया हुआ है, नॉन कॉग्निजेबल यहाँ दिया हुआ है, कॉग्निजेबल में पैसे नहीं देने पड़ते हैं, नॉन कॉग्निजेबल में खर्चा आपको देना पड़ता है, वो सब चीज़ें, पर वो कहते हैं जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखना है। कॉलेज में आप कितना भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 2C कॉग्निजेबल और 2L नॉन कॉग्निजेबल। फिर आता है 2D, अभी मैंने बोला डरीवाद परिवाद। तो आइए 2D कंप्लेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट की लैंग्वेज में बोलते हैं इस्तगासा, इस्तगासा। इस कंप्लेंट के लिए हमारे पास पूरा का पूरा चैप्टर है, सेक्शन नंबर 200 से लेकर 203। इसका प्रोसीजर है 204 से लेकर 210 तक, ठीक है। और ये कहाँ दिया गया है, चैप्टर नंबर 15 और 16 में दिया गया है, ठीक है। कंप्लेंट कैसी हो सकती है, कंप्लेंट किसको की जाती है, कंप्लेंट किसके बारे में की जाती है। जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, पहला मजिस्ट्रेट को की जाती है, फॉर द पर्पस ऑफ एक्शन लेने के लिए की जाती है। कैसी हो सकती है, ऑरल हो सकती है, रिटन हो सकती है। किसके बारे में होती है, ऑफेंस के बारे में होती है। क्योंकि ऑफेंडर नॉन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है। हिट एंड रन का केस हो, कहाँ से मिलेगा ऑफेंडर, तो नॉन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है ना। और नंबर 5 कहता है इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती, इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती। एक्सप्लेनेशन कहता है, क्योंकि अभी भी मैंने कहा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है, पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, और नॉन कॉग्निजेबल में एफआईआर दर्ज नहीं होती, एफआईआर नहीं होगी तो पुलिस रिपोर्ट नहीं होगी। एक औरत रोती रोती पुलिस के पास जाती है कि मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की, जाके देखा तो मैटर था गाली गलौज का था, मारपीट का तो था नहीं। गाली गलौज के मैटर नॉन कॉग्निजेबल है, अब पुलिस एफआईआर तो लिख नहीं सकती उस पर, तो क्या करेगी, तो पुलिस जो है सेक्शन नंबर क्या करेगी, पुलिस सेक्शन नंबर 155 में जब उसके पास नॉन कॉग्निजेबल मैटर आता है तो वो क्या करती है, 155 में भेज देती है। कहाँ भेज देती है, मजिस्ट्रेट के पास भेज देती है, वहाँ मजिस्ट्रेट कंप्लेंट लिखता है। तो फिर पुलिस अगर खुद ने इन्वेस्टिगेशन की तो क्या करेगी, तो फिर पुलिस खुद रिपोर्ट लेके जाती है, तो वो रिपोर्ट कहलाती है कंप्लेंट, और पुलिस वाला बन जाता है कंप्लेनेंट। क्योंकि 155 उसके पास पुलिस थाने आती तब भेजती, अब वो तो खुद पुलिस जाता है, मौके पे पता चलता है कि अरे ये तो मैटर तो कॉग्निजेबल है नहीं, तो नॉन कॉग्निजेबल, अब क्या करेगा, भाई पुलिस थाने आते तो भेज देते हैं, लेकिन अब तो पुलिस खुद वहां गई हुई है, तो पुलिस जो रिपोर्ट बनाएगी वो तो बन जाएगी कंप्लेंट, और जो पुलिस वाला होगा वो हो जाएगा कंप्लेनेंट। अब जब कंप्लेंट आपके सामने आ गई तब की दिमाग की बत्ती जली कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट एंड एफआईआर, आखिर दोनों में अंतर क्या है। जब हम इन दोनों के अंतर की बात करते हैं तो देखो, ये है हमारा कंप्लेंट और एफआईआर। एक अंतर जो आपको सामने दिखता है कि कंप्लेंट को सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है 2D में, जबकि एफआईआर डिफाइन नहीं है। यही प्री का क्वेश्चन है, कई जगह आता है एफआईआर कहाँ डिफाइन है, सीआरपीसी में एफआईआर कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। 154 तो बताता है कि एफआईआर कहाँ कौन से मैटर में होती है, बाकी नहीं है। तो पहला अंतर यही हो गया। सेकेंड हो गया कि कंप्लेंट तो लिखो कॉग्निजेबल मैटर में भी होती है और नॉन कॉग्निजेबल में, जबकि एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल मैटर में होती है। नंबर 3, कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को होती है, जबकि एफआईआर सिर्फ पुलिस को होती है, ठीक है। ये अपने मोटे मोटे मैटर है। इसके अलावा जब आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत सही, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से 3 के 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको आगे पढ़ाती जाऊंगी इसमें चीजें ऐड होती जाएगी। तो 2A एलेबल बेलेबल, 2B बारोप, 2C कॉग्निजेबल, 2L नॉन कॉग्निजेबल, 2D डरीवाद यानी कंप्लेंट, ठीक है। तो आज अपन इतना ही करते हैं कि नेक्स्ट वाले में करेंगे, या एक ही साथ कर ले डेफिनेशन क्लोज, हाफ एन आवर तो कर लेते थोड़ा सा और, ठीक है। चलिए, तो आता 2D के बाद 2E हाई कोर्ट चलते हैं। चलो अब आप अपन हाई कोर्ट जाके आते हैं। देखो, जब जब आप कानून पढ़ोगे ना, हाई कोर्ट की अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट की अलग डेफिनेशन होगी, ठीक है, और यहाँ हाई कोर्ट के अलग से। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पढ़ते हैं, 366 के 14 में, वहाँ पर भी हाई कोर्ट है, यहाँ पर भी हाई कोर्ट है। जबकि एविडेंस में कोर्ट की डेफिनेशन है, आईपीसी में भी कोर्ट की डेफिनेशन है। हाई कोर्ट का यहाँ पे अलग है, सीपीसी में भी है, सीपीसी में भी हाई कोर्ट की डेफिनेशन है 27A। तो जब भी ऐसे आपको 1 2 3 जगह हाई कोर्ट दिखे ना, तो नोट्स बनाते समय सबको साथ में लिखते हैं।
नोट्स बनाते हुए उन सबको साथ में लिख दिया आप, ठीक है। तो क्या कहता है आपके पास, ये कहता है 27 है 2 ईयर। हाई कोर्ट में ये 3 हाई कोर्ट हैं, हर स्टेट का हाई कोर्ट, एवरी स्टेट का हाई कोर्ट, या फिर दूसरा कहता है यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट जिसका एक्सटेंड आगे भी जाता है, जैसे चंडीगढ़, जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट आ जाता है अपने पास। तो ये कह रहा है भाई यूनियन टेरिटरी का एक्सटेंड भी हो सकता है किसी हाई कोर्ट के लिए, या किसी स्टेट के हाई कोर्ट का किसी यूनियन टेरिटरी पर भी एक्सटेंड हो सकता है, दोनों आ जाते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार कलकत्ता हाई कोर्ट आ जाता है, ठीक है। वैसे पंजाब हरियाणा 2 स्टेट का एक चंडीगढ़ आ जाता है। और थर्ड वन कहता है कि ऐसा क्रिमिनल हाई कोर्ट ऐसा यूनियन टेरिटरी में जब पहले से सुप्रीम कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे अपना, दिल्ली में। दिल्ली में फिर हाई कोर्ट कौन सा, दिल्ली में वो हाई कोर्ट जो हमारी क्रिमिनल अपील को सुनता है। क्या करता है, जो हमारी क्रिमिनल अपील को सुनता है वो हमारा हाई कोर्ट है। तो यह हाई कोर्ट को डिफाइन किया हाई कोर्ट का। आप जाओगे सीपीसी में सिंपल लिखा है कि अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, तो ये समझा रहे हाई कोर्ट मतलब। आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाओगे वहां पे हाई कोर्ट 2 अलग अलग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा एस्टेब्लिश हाई कोर्ट, पार्लियामेंट के द्वारा एस्टेब्लिश हाई कोर्ट, वहां भी 2 तरह के हाई कोर्ट है। तो हर एक कानून के लिए अपने लिए हाई कोर्ट बताता है। और ये हाई कोर्ट कहाँ है बेटा, इंडिया में। तो 2EF 2F कहता है इंडिया। अब इंडिया की डेफिनेशन कितना दिमाग से दी इन्होंने ये नहीं कहा इंडिया का मतलब पूरा इंडिया, इन्होंने कहा इंडिया का मतलब जहां पर सीआरपीसी का एक्सटेंड है। तो सीआरपीसी का एक्सटेंड कहां नहीं है, तो ऑब्लिक करके लिखो सेक्शन 1, पढ़ा था भी सेक्शन 1। क्या देखा था सेक्शन 1 में, नागालैंड और स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देखा था अपन लोगों ने, वहां पे बताया था ना कि नहीं है। तो क्या कहा कि सेक्शन 1 में जिन जिन एरिया पे सीआरपीसी अप्लाई नहीं होती उसको छोड़ के बाकी पूरा हमारा इंडिया। ये इंडिया की डेफिनेशन यहाँ पर हैं, आईपीसी में भी हैं, एविडेंस में भी हैं, सीपीसी में भी हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया की डेफिनेशन नहीं है। आईपीसी सेक्शन 18, एविडेंस सेक्शन 327B। तो जब भी आप सीआरपीसी के नोट्स बनाओ तो ये भी साथ में लिखना। मेजर एक्ट को तो एटलीस्ट आप को रिलेट करके ही लिखना। जब बात को रिलेशन की आती है तो देखो मैं बहुत नॉर्मली को रिलेशन कराती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल वाला कि हाँ भाई जो आपके समझ में आ जाए, बहुत इधर से उधर नहीं घुमाऊंगी मैं आपको। सेकंड, को रिलेट कराने का मेरा जो ऑब्जेक्ट है आपको अपने माइंड को रिकॉल करवाना। अरे मैंने पहले भी कहीं पढ़ा था। एग्जाम में नहीं लिखना होता है, नंबर कट जाते हैं। उनको लगेगा एग्जामिनर को होशियारी करती मेरे साथ, होशियारा करता मेरे साथ ना, लड़का लड़की जो भी हो। हमें कोरिलेशन करना अपने माइंड को अप्लाई करने के लिए, चीज़ों को याद करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, इसलिए हम कोरिलेशन करते हैं, है ना। कनेक्टिविटी इसलिए करते हैं। कई बार लोग कहता है फैकल्टीज नहीं रखते हो। अब बताओ बेटा, फैकल्टीज रखूंगी तो फैकल्टी उसने क्या पढ़ाया, उसने क्या पढ़ाया, उसने क्या पढ़ाया, मैं क्या पढ़ा रही हूँ। इसलिए सारे लॉज मैं अकेली पढ़ाती हूँ, क्योंकि हर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा कनेक्ट होता है, मैं आराम से उसको समझा पाती हूँ। सेकेंड, जब एग्जाम देने एक बच्चा जा रहा है, एग्जाम देने के लिए जब एक बच्चा जा रहा है तो वो सब कुछ एक साथ पढ़ के जा रहा है, तो मैं एक साथ क्यों नहीं पढ़ा सकती। दूसरा बेस्ट एग्जाम्पल बताऊं, गवर्नमेंट स्कूल में हर 45 मिनट बाद टीचर बदल जाता है। प्राइवेट स्कूल के अंदर आप देखना 1 से 5 तक सिंगल टीचर होता है, पूरा दिन पढ़ाता है, तो उनका रिजल्ट अच्छा रहता है। क्योंकि 45 मिनट बाद जब टीचर बदलता है तो आदमी को याद करने की क्षमता में भी दिक्कत होती है, समझने की क्षमता में भी गड़बड़ होती है। थर्ड, हाँ अगर मेरा कोचिंग IAS की प्रिपरेशन करा रहा होता या RS की करा रहा होता तो हो सकता मुझे एक आध सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट बुलाना पड़ता, है ना। मैथ्स और जियोग्राफी को जोड़ने के लिए भी मैं अकेली पढ़ा सकती हूँ, जैसे हमारे एक सर हैं IAS के पढ़ाते हैं, खुद ही पढ़ाते हैं सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी वहाँ मान सकते चलो साइंस के लिए एक दूसरा टीचर ले आए, अच्छा साइंस पढ़ाना हो तो, है ना। लेकिन ये तो मेरा लॉ है, तो सारा लॉ मैं अकेली पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि सीआरपीसी से प्रोसीजर लॉ, इससे जुड़े सारे सब्सटेंटिव लॉ मुझे कोरिलेट कराने पड़ेंगे। सीआरपीसी एक प्रोसीजर लॉ, सीपीसी एक प्रोसीजर है, सारे सब्सटेंटिव मुझे कोरिलेट कराने हैं, और हर लॉ के लिए एविडेंस जरूरी होता है, तो इसलिए सारा मैं ही पढ़ाती हूँ। इवन दो राजस्थान जुडिशरी की हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर भी मैं ही पढ़ाती हूँ। उसका रीजन है मैं बहुत गहन अध्ययन हिंदी इंग्लिश का नहीं कराती, मैं उतना ही कराती हूँ कि एग्जाम में अपने 15 में से 15 नंबर आ जाए, नहीं तो 15 में से 14 आ जाए। क्योंकि केवल हिंदी पढ़ोगे तो बहुत लंबा टाइम खराब हो जाएगा, केवल इंग्लिश पढ़ोगे तो बहुत लंबा टाइम खराब हो जाएगा, फिर सीआरपीसी कब, आईपीसी कब, सीपीसी कब, ये सब कब पढ़ोगे। लेकिन जब उतना ही पढ़ोगे जितनी जरूरत है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ मैं ज्ञाता नहीं बनाती, क्योंकि ना मैं ज्ञाता हूँ, लेकिन उतना बनाती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब आप कहेंगे खुद का तो हुआ नहीं, बिल्कुल सही कहा, हो जाता तो कोचिंग थोड़ी चलाती, मैं ज्वाइन करती, मैं भी जज बनती। आज CJM, ACJM, फिर ACJM, CJM, फिर ADJ, फिर DJ, फिर हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, कौन नहीं बनना चाहता है। लेकिन समय काल परिस्थितियां आपको जब बनाना होगा खुद ही बना लेगी, आता सब है। मेरे बनाए फाउंडेशन बेच के बच्चे जज बन रहे हैं,
ऐसे थोड़ी बन रहे हैं। तो कई बार कहता है ऊपर वाला कि भाई तू पढ़ाने का काम कर, जज बनने के लिए बहुत बैठे हैं। कई लोग वकील ही हैं, जज की तैयारी भी की फिर वकील है और वो हाई कोर्ट जज बन जाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि कोर्ट भगवान कहता तेरे लिए है, वकालत कर दूँ। इसीलिए एक छोटा सा सुंदर सी लाइन जो मेरे एक सेलेक्टेड आरजेस ने कही, मेरे स्टूडेंट है, जब नहीं हुआ मैंने कहा होता ही नहीं बेटा मेरा तो उसने कहा नो नो मैम आप ऐसा मत सोचिए, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी इच्छा है, और यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता तो ऊपर वाले की इच्छा है। वो कुछ चाहता कुछ और है, आप क्यों जबरदस्ती जज बनना चाहती है, आप बनाओ ना जज। तो इसीलिए मैं एग्जाम देने जाती हूँ कि मेरा सिलेक्शन होना नहीं होना मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि मेरा एक्सपीरियंस जाके आई, देख के आई, अरे भाई केस लॉस चाहिए, इस बार केस लॉस पढ़ाना शुरू कर दिया, हर बार एक एक्सपीरियंस रहता है। और एक और पॉजिटिव न्यूज़, मेरा सिलेक्शन नहीं होने से सारे बच्चे मेन एग्जाम के लिए आते हैं, तैयारी करके आते हैं, सब तैयारी करके आते हैं। कोई ऐसे एक आध बच्चा होगा जो बिना तैयारी के मेन के लिए आता होगा, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ और काम हो सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे मेन में सेलेक्ट नहीं होते ना। बट ये बात आप अपने पेरेंट्स को कैसे समझाओगे कि मैंने तो तैयारी पूरी की थी, नहीं हुआ सिलेक्शन, मेरे हाथ में नहीं था। एग्जाम्पल उर्मिला राठी, आप कहोगे पापा देखो उर्मिला मैम का भी नहीं हुआ, उनको तो सब कुछ आता है, उनके पढ़ाई में बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। इट्स मीन डेस्टिनी भी रोल अदा करती है। प्री निकलता है मेहनत से, मेन और इंटरव्यू निकलता है डेस्टिनी से। जब ऊपर वाले ने आपके भाग्य में लिख दिया आप जज बन के रहोगे, बस शर्त यह है कि हमें हमारी मेहनत नहीं छोड़नी। क्या पता मैं भी बन जाऊँ, अभी तो 3-4 टाइम बाकी है मेरे, तो क्या होता ऊपर वाला कहते चल लास्ट तेरे को भी दे ही देते हैं। तो है कोई शक्ति जो हमें चलाती है, इसमें संदेह नहीं है, बट हमें हमारी मेहनत करते रहना चाहिए, इसलिए सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाती हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमें कोरिलेट करने के लिए ये सब चीज़ें अपने उसमें लिखनी चाहिए ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए। फिर इंडिया के बाद हम चलते टू जी के पास। ओ जी मतलब जांच, इसको हम बोलते हैं इंक्वायरी। कौन करता है इंक्वायरी? मजिस्ट्रेट करवाता है, या मजिस्ट्रेट ऑथराइज कोई पर्सन कर सकता है, पुलिस नहीं करती। तो इंक्वायरी ट्रायल से डिफरेंट होती है, और इंक्वायरी कौन करती है? मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा करवाई जाती है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? लिखो, इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट, कोर्ट ये देखता है प्राइमा फेसिया मैटर बनता है या नहीं। लिखो इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट, प्राइमा फेसिया मैटर बनता है या नहीं बनता है, इसे कोर्ट देखती है। अब इंक्वायरी के बाद आती है इन्वेस्टिगेशन। ये कौन करता है भाई? ये तो पुलिस करती है। कौन करता है? पुलिस करती है। तो कहता है इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है। और कौन करता है? कोर्ट नहीं करता है, कोर्ट के द्वारा ऑथराइज पर्सन। तो अंडरलाइन कीजिए, इन्वेस्टिगेशन पुलिस या मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज पर्सन करता है। अंडरलाइन कीजिए, ऑब्जेक्ट क्या है इसका? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। क्या ऑब्जेक्ट है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। जब हम इंक्वायरी पढ़ते हैं, जब हम इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हैं, तो हमें और क्या पढ़ने की जरूरत होती है? नंबर 3, तीसरा पॉइंट वो है ट्रायल। ट्रायल को सीआरपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है, और ट्रायल कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है। लिखिए, ट्रायल मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। अपने बैरक में लिख दो इसको तो हमेशा याद आएगा। ट्रायल मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। और ट्रायल का ऑब्जेक्ट लिखिए, ट्रायल का ऑब्जेक्ट है अकिस्ट को या तो एक्विटल करना या कन्विक्शन करना। ट्रायल का ऑब्जेक्ट है अभियुक्त को या तो दोष मुक्त करना या दोष सिद्ध करना। तो हमारे पास 3 चीजें आती हैं, और ये 3 चीजें प्री के क्वेश्चन में भी आती है और मेन के क्वेश्चन में आती है। और कौन कौन सी है 3? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, ये 3 आती है हमारे पास। अंतर लिखते हैं, इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस, बाय मजिस्ट्रेट और पुलिस, और ऑथराइज पर्सन बाय मजिस्ट्रेट, ठीक है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, ऑब्जेक्ट क्या है भाई? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इसका है प्राइमा फेसिया मैटर बनता है या नहीं, और इसका आता है एक्विटल या कन्विक्शन, एक्विटल या कन्विक्शन करना। तो ये 3 मोटे मोटे अंतर हैं। पहला इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर ऐसे बहुत सारे अंतर बनेंगे कि ट्रायल कब की जाती है, इन्वेस्टिगेशन कब किया जाता है ना, इंक्वायरी कब की जाती है। फिर इसके ऊपर कब, वैन पर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मेन जो अंतर है इंटरव्यू के लिए वो यही 2 है। फिर ऐसे इन्वेस्टिगेशन कब होती है? एफआईआर दर्ज होने के बाद। और कब होती है? कंप्लेंट के बाद। जब कंप्लेंट के बाद 200 में कंप्लेंट होती है ना, तो 202 के अंदर मजिस्ट्रेट भेजता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। तो कंप्लेंट के बाद बाई
डायरेक्शन बाय मजिस्ट्रेट। इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कब होती है? आफ्टर कंप्लेंट। और ट्रायल कब होती है? फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से अपनी ट्रायल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये मोटे मोटे अंतर है। तो 2A एलेबल बेलेबल, 2B बार ऑफ, 2C कॉग्निजेबल, 2L नॉन कॉग्निजेबल, 2D डरीवाद परिवाद, 2E हाईकोर्ट चलते हैं, 2F इंडिया में है, 2G जांच का जमाना है, जांच के बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं, GHI में आई न्यायिक कार्रवाई। चलिए जुडिशियल प्रोसीडिंग करते हैं। क्या जुडिशियल प्रोसीडिंग का काम, जुडिशियल प्रोसीडिंग का काम कहाँ देखने को मिलता है पता है? इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ के लिए? ऑब्लिक करके लिखो, सेक्शन नंबर 1 इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 1 इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई ही जुडिशियल प्रोसीडिंग पे होती है, जाके देखिएगा। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग जहाँ पे मजिस्ट्रेट ऑथ पर एविडेंस लेता है, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। फिर आई 2I 2J। J मतलब जुरिस्डिक्शन। कैसा जुरिस्डिक्शन? लोकल। RGS मेन 2015 का क्वेश्चन था, टिप्पणी में आते रहते हैं ऐसे, है ना। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है? जहाँ पे मजिस्ट्रेट अपने जुडिशियल पावर को यूज करता है या जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट उसको वो पावर यूज करने के लिए देता है। तो ऐसे आता है एग्जाम में, तो 2 पॉइंट बना के लिखें कि मजिस्ट्रेट जिस एरिया में अपनी पावर को यूज करता है, और सेकंड आ जाता है आपके पास कि जहाँ स्टेट गवर्नमेंट उनको पावर यूज करने के लिए देते हैं। देन आता है 2J के कहाँ नगर? महानगर। इसकी डिटेल हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 8 में। वैसे भी नहीं आता, पर आने वाले दिनों में इस पे भी मेन एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। तो आपको 2K रेड विथ सेक्शन 8 पढ़ना है। और सेक्शन 8 के तक जिसकी एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है, 10 लाख या उससे अधिक है, वहां पे मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकता है। कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और एक बार डिक्लेयर की गई वापस ले सकती है? ले सकती है। वही समय काल परिस्थितियां बदलती है, ले सकती हैं। JKL। अब मैं थोड़ा शॉर्ट पे कंप्लीट करूंगी, इसको खत्म करेंगे, फिर अधिक जानकारी के लिए क्लास बढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, JKL। L हमने पहले ही पढ़ लिया। अब आता है M। नोटिफिकेशन की डेफिनेशन जनरली आपको सब जगह देखने को मिलती है। नोटिफिकेशन सभी जगह देखने को आपको मिलेगा, हर कानून के अंदर। MN। अब ऑफेंस के लिए भी थोड़ा सा आपको रिसर्च करना चाहिए। यहाँ पर भी है और 2K यहाँ पर भी है, और सेक्शन नंबर 40 IPC में भी है। यानी ये ऑफेंस की जो डेफिनेशन है वो आपको CRPC में भी मिलती है और वो आपको IPC में भी मिलती है। आपको दोनों जगह मिलती है। जो CRPC है उसमें सिर्फ एक्ट और ओमिशन की बात करता है। जो CRPC है वो एक्ट, ओमिशन और कैटल ट्रेसपास एक्ट की बात करता है, जबकि IPC एनीथिंग की बात करता है, लोकल लॉ की बात करता है और स्पेशल लॉ की बात करता है। और ये आपका इंटरव्यू का सवाल है कि CRPC की ऑफेंस की डेफिनेशन और IPC के ऑफेंस की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है? तो कहता भाई दोनों में बड़ी जो है वो IPC है, CRPC तो छोटे से में सिमटी हुई है। ठीक है, फिर आता है मैन O ऑफिसर इंचार्ज। यहाँ पे प्री का क्वेश्चन बनता है। ऑफिसर इंचार्ज कौन? जो पुलिस थाने में जो सबसे हेड होता है वो होता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर वो अवेलेबल नहीं है तो इन्होंने लिखा कि कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का कोई भी हो सकता है, बट स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी कर सकती है। तो ये आपका प्री का सवाल हो सकता है कि कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का होगा जो भी ऑफिसर इंचार्ज होगा ना, लेकिन चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट उसको परमिशन दे सकता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अबाउट द रैंक ऑफ कांस्टेबल। फिर आता है आपके पास OP प्लेस की डेफिनेशन यहाँ पर भी है। प्लेस की डेफिनेशन आपको और बहुत सारे कानूनों में भी मिलेगी। फिर OP और प्लेस आपके IPC के अंदर भी है ना। PQ, ये जो Q तो प्लीडर है, वो प्लीडर आपका यहाँ पर भी, थोड़ा सा मुझे चेंज करनी पड़ेगी जगह। आइए 2Q हमारा प्लीडर है। ये प्लीडर हमारे पास CPC के सेक्शन नंबर 2 के 15 में भी है और ऑर्डर नंबर 4 में भी है। और कहाँ पर है? हमारे ऑर्डर नंबर 4 में भी है। ऑर्डर नंबर 4 नहीं, ऑर्डर नंबर 3 में। एक मिनट रुकना। हाँ बेटा, कहाँ चला गया ये हमारा इरेजर? ये रहा। हाँ जी, तो CPC के अंदर कहाँ दिया हुआ है? CPC ऑर्डर नंबर 3 के अंदर। 3 के रूल नंबर हमारे 4 में दिया, इसलिए मुझे वो 4 याद आ गया। 4 और 5 में, रूल 4, 5। हाँ जी, ये प्लीडर साहब कौन होते हैं? प्राइवेट आते हैं, वकील साहब जो है क्रिमिनल के अंदर अक्यूज्ड की तरफ से आते हैं और सिविल की तरफ में
प्लेंटिफ की तरफ से आते हैं, ठीक है। टू क्यू आर, आर नहीं रिपोर्ट। जब भी ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में पुलिस रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, तो केवल ये मत लिख के आ जाना पुलिस रिपोर्ट जो 173 सबसेक्शन 2 में दी गई, नहीं, वहां पे आपको पूरा 173 सबसेक्शन 2 लिखना है। यानी जब आप नोट्स बनाओगे इसके तो आपको 173 सबसेक्शन 2 के पर्टिकुलर्स वही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। आर एस, पुलिस स्टेशन, ऐसी कोई चौकी जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है। टी प्रिस्क्राइब हो गया। वी डिवीजन, कौन, एस टी यू, अरे भाई यू जगह अपना, ये बड़े काम का है यू साहब। पीपी साहब है हमारे, सेक्शन नंबर 24 में इनकी डिटेल दे रखी है। पीपी साहब जिनको सेक्शन 24 में अपॉइंट किया गया है और साथ ही साथ इनके डायरेक्शन में जो काम करते हैं वो भी हमारे पीपी साहब कहलाते हैं। कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए? 7 ईयर्स का। कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए? 7 साल का अनुभव वाले। जैसे कि क्रिमिनल के अंदर पीपी होते हैं, ठीक वैसे ही सिविल के अंदर कौन होते हैं हमारे? गवर्नमेंट प्लीडर। 2 का 7 सीपीसी। जैसे कि क्रिमिनल में सेशन कोर्ट होते हैं, सिविल में हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। जैसे कि क्रिमिनल में हमारे पब्लिक सर्वेंट होते हैं, वैसे ही सिविल में पब्लिक ऑफिसर होते हैं। चीजें सब एक है, नाम बदल जाते हैं। आप जब पीयर में जाते हो तो आप बेटी बन जाती है, ससुराल में आते हो तो आप बहू बन जाती है, जब आपके भाई का बच्चा होता है तो आप बुआ बन जाती है, आपकी बहन का बच्चा है तो आप मासी बन जाती है, आपके पति का रिश्तेदार का बच्चा तो आप मामी बन जाती है तो आप ही आप, लेकिन आपके रूप अनेक हैं। ठीक वैसे ही जब आप क्रिमिनल देखते हो तो आप सेशन कोर्ट हैं, आप पीपी साहब हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं। जब ये सिविल मैटर देखते हैं तो आप गवर्नमेंट प्लीडर साहब कहलाते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट जज साहब कहलाते हैं, आप जो है पब्लिक ऑफिसर साहब कहलाते हैं। बंदा सेम, जैसे जैसे चीजें बदलेगी आपकी पोस्ट बदलती रहती है, ठीक है। फिर आता है यू वी, विजन डिवीजन बाय स्टेट गवर्नमेंट इसको करती है। इसके लिए हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 7, ठीक है। तो क्या कहता है आपके पास? वी का डिटेल कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन नंबर 7। कौन करता है? बाय स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि मुझे लगा शॉर्ट को, लेकिन मुझे याद है समन वारंट तो बाकी रह गया, तो आता आपके पास 2W समन। सबसे बेस्ट डेफिनेशन समन व जो वारंट केस नहीं है, और वारंट क्या? जो डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 ईयर्स है। तो इनडायरेक्ट हम ये नहीं कह सकते कि जो 2 साल से कम है वो समन। एग्जाम में आएगा तो कोई ये लिखना है कि समन वह है जो वारंट नहीं है। एग्जाम में ये मत लिख देना जो 2 साल से कम है। दोनों ऑप्शन आते हैं एग्जाम में कि समन मैटर वह है जो वारंट नहीं है और समन मैटर वह जो 2 साल से कम है। तो आपको वही चुनना जो कानून में लिखा हुआ है, समन मैटर वह जो वारंट मैटर नहीं है, ठीक है। और आता सेकंड ये। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कुछ चीजें, देखो 2W समन केस, ठीक है, और 2X वारंट केस हो गया। ठीक वैसे हम आगे चलते हैं। 61 से 69 समन, 70 से लेके 81 वारंट, और आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 19 वारंट ट्रायल और चैप्टर नंबर 20 समन ट्रायल। आखिर ये सब क्या हैं? अभी मैंने बोला अधिक जानकारी के लिए क्लास पधारें। जैसा कि मैंने आप लोगों से कह रखा कि हमारे सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलाती है। ऑफलाइन के लिए आपको राजस्थान जोधपुर आना पड़ेगा। ऑनलाइन के लिए हम लोग जूम ऐप पर पढ़ाते हैं और बिल्कुल ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलती है क्लासरूम जैसी। कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। बच्चों से रीडिंग भी कराते हैं ताकि बच्चों को नींद ना आ जाए, हंसी मजाक भी कराते हैं, है ना, बातें भी होती हैं, उनसे बातें भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, सारे डायग्राम बेस पे पढ़ाते हैं। अब तो नया पैटर्न शुरू हो गया है 2022 में, जब से राजस्थान मेन एग्जाम हुआ है, जब से एडीजे मेन एग्जाम हुआ है, अब तो हर सेक्शन पे जितने मैक्सिमम केस मिल सकते हैं हम वो भी लिख रहे हैं ताकि केस लॉस भी हमारे साथ साथ तैयार होते जाए। रिसेंट जजमेंट पे भी बात करते हैं, पुराने लीडिंग जजमेंट से भी बात करते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, क्लासेस की डिटेल लेने के लिए हमसे बात कर सकते हैं। यूट्यूब पे ये मेरा पहला वीडियो नहीं है, आप यूट्यूब देखिए, लगभग आपको 500 वीडियोज़ दिखेंगे जिनमें आपको लगभग 150 वीडियो पढ़ाने वाले दिखेंगे, बाकी तो क्लास के इन्फॉर्मेशन के होते हैं। मैं सब कुछ यूट्यूब पे नहीं पढ़ाती, बिल्कुल सही बात है। मैं सारा यूट्यूब पे नहीं पढ़ाऊंगी, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्लासेस चलाती हूँ इसलिए। आप हाँ, यूट्यूब पे जितना अब तक पढ़ाया वो बेस्ट पढ़ाया। जो पढ़ाऊंगी, जितना टॉपिक पढ़ाऊंगी अच्छे से पढ़ाऊंगी। इसका चैप्टर 2 भी मिल जाएगा आपको, सीआरपीसी का चैप्टर 3 भी मिल जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर डिलीट हो गया इसलिए मैं वापस इसको लेकर आई हूँ। बाकी पहले भी पढ़ाया हुआ था। इससे आगे आपको पढ़ना है, डिटेल स्टडी करनी है। इंडिया के हर स्टेट की स्टडी हम लोग कराते हैं।
आप माइनर एक्ट में पढ़ाती हूँ। उसका रीजन ये है कि बेटा जब मैंने आरजीएस की प्रिपरेशन की तो 45 सब्जेक्ट थे, उसमें हमारा कोर्ट फीस भी था, स्टाम्प एक्ट भी था, टेनेंसी भी था, रेवेन्यू भी था, है ना, क्या बोलते हैं हमारे रेंट कंट्रोल भी था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी था, हिंदू लॉ भी था, मुस्लिम लॉ भी था, हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट भी था, रजिस्ट्रेशन एक्ट, मतलब लगभग सारे 45 में सारे एक्ट आ गए। इसी की वजह से, क्योंकि 15 में मैंने पढ़ा, 16 में मैंने एग्जाम दिया पढ़ा, 17 में एग्जाम दिया पढ़ा, 18 में दिया, तो 4 साल मैंने 45 एक्ट पढ़े। और जब आप कभी लोकल एक्ट उठा के देखेंगे किसी भी स्टेट का, तो सबके एक जैसे कंटेंट होते हैं, चीजें थोड़ी थोड़ी बदलती है। सिर्फ इसी की वजह से मैं इंडिया के सारे स्टेट को अच्छे से पढ़ा पाती हूँ, अच्छे से उनको लिंक करा पाती हूँ, अच्छे से याद करा पाती हूँ। शर्त ये कि जब आप क्लास ज्वाइन करें तो आप जरूर कंटिन्यू आए। अगर आप भी कंटिन्यू आएंगे, अगर आप कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो मैं आपके घर आके तो नहीं पढ़ा सकती। उसके लिए आपको क्लास आना पड़ेगा और यहाँ मैं पढ़ाऊंगी, ये मेरी गारंटी, अच्छे से पढ़ाऊंगी, पूरा समझाते हुए पढ़ाऊंगी। अभी भी पढ़ाए हैं, कई सारे मेरे वीडियोज आप देख सकते हैं। बस यही है, आप चाहे ऑफलाइन आए चाहे ऑनलाइन, आपको क्लास कंटिन्यू आना पड़ेगा। आप जोधपुर आके भी क्लास नहीं आ रहे हो, या आप ऑनलाइन लेके भी आप गायब हो रहे हो, आपके पास नेटवर्क ही नहीं चल रहा है, पर मैं लगातार पढ़ा रही हूँ, तो उसमें फिर आपका दिक्कत रहेगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो पढ़ाती रहती हूँ। तो आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीने की 1 तारीख को मॉर्निंग बैच स्टार्ट होता है और हर महीने की 15 तारीख को इवनिंग बैच स्टार्ट होता है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, तो हम एक टारगेट लेके चलते हैं कि भैया इस महीने हमें इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि हर बच्चा एक साथ एक समय में सब जगह नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो इसलिए हम सुविधा अनुसार रखते हैं सुबह भी क्लासेस हमको, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, रिकॉर्डिंग भी नहीं देते। जूम पर लाइव क्लासेस पढ़ाते, बिल्कुल क्लासरूम जैसा क्लासरूम है। घर बैठ के भी आपको लगेगा मैं क्लास में ही पढ़ा रही हूँ, आपको लगेगा क्लास में ही बैठे हो। जिस दिन आपने छुट्टी ले ली वो नहीं लेनी, छुट्टी तो हमारे यहाँ लेनी ही नहीं है, ठीक है। फिर कई बार बच्चे कहते हैं मैम आपकी ऑनलाइन की फीस कितनी है, ऑफलाइन की फीस, ये सुन के मुझे थोड़ा अजीब लगता है। बेटा एक बात बताओ, ऑनलाइन पढ़ेगा तो भी सब्जेक्ट सेम है, ऑफलाइन पढ़ेगा तभी सब्जेक्ट सेम है। ऑनलाइन वाला बच्चा भी कहता मुझे जज बनाओ, ऑफलाइन वाला बच्चा भी कहता मुझे जज बनाओ, और मुझे जब दोनों ही बच्चों को जज बनानी और दोनों पे फोकस एक जैसा रख के 100% पढ़ाना है, तो बेटा फीस में डिफरेंस क्यों? इसका मतलब जो लोग ऑनलाइन फीस कम लेते हैं उनको ये पता चल गया वो ऑनलाइन में उतना बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हैं जितना ऑफलाइन में। इसका तो मतलब यही हुआ, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन में जो बच्चे पढ़े फाउंडेशन में, अभी आरजीएस इंटरव्यू दे रहे, वो हरियाणा के इंटरव्यू का क्वालिफाई हो गया उनका, अभी आने वाले दिनों दिल्ली इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो जाएगा उनका, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। तो इसलिए क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लास लाइव है, रिकॉर्डेड तो है ही नहीं ना, और 2 वे कम्युनिकेशन चलता रहता है, इसलिए मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की फीस एक जैसी है, पढ़ाने का वे एक जैसा है, दोनों के प्रियो में इनके टेस्ट होते हैं, दोनों अपनी कॉपियाँ भेजते हुए चेक होती हैं, दोनों को अपने डाउट सेम क्लास में सेम डे पूछने का अधिकार होता है। ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते बाद हम डाउट क्लास रखेंगे, नहीं, आप उसी समय पूछिए। इवन क्लास खत्म होने से पहले भी हम कहते हैं कोई डाउट है तो बेटा बता दो, आज का कुछ समझें, क्योंकि पहले से मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट जैसी रहती हूँ, तो मुझे पता बच्चे को कहाँ डाउट आएगा, तो मैं पहले से क्लियर करती हूँ, उसके बाद भी पूछ लेती हूँ भैया, क्योंकि टफ टॉपिक आता है मैं खुद पूछ लेती हूँ कुछ गड़बड़ है या अभी भी डाउट है। और कई ऐसे टॉपिक आते हैं जहाँ मुझे भी नहीं आता, क्योंकि मैं एब्सोल्यूट नहीं हूँ, अपन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 की तरह अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो अपन डिस्कस भी कर लेते हैं, चलो इस मुद्दे पर डिस्कस करते हैं, इसका लास्ट क्या निकलता है वो भी करते हैं। तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो लेके देख सकते हैं। आगे चलते हैं अपन। तो ये था हमारा समन केस, वारंट केस, समन भेजना, वारंट भेजना, समन ट्रायल और वारंट ट्रायल। अब हमारे पास रह गया 2WA, बड़ा काम का है, प्री के सवाल आते रहते हैं इसके अंदर, कौन से अमेंडमेंट से आया, कौन से अमेंडमेंट से आया, कब इंसर्ट हुआ, कब अप्लाई हुआ, कौन इंक्लूड नहीं है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्ड यूज नहीं लिखा है, ध्यान रखना, ये आता है एमपी के एग्जाम में। तो 2WA के अंदर कहीं पर भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्ड नहीं लिखा हुआ है, और हमें तो हर बार यही लगता है क्योंकि जिंदे की बात कर रही है, और मर भी गए तो आपके लीगल एयर आ जाएंगे, आपके गार्जियन आ जाएंगे, तो ये बड़ी काम की है, ध्यान रखना, क्योंकि प्री में गड़बड़ियाँ करती हैं। दिल्ली में भी आया हुआ है। फिर आता है 2Y वर्ड एंड एक्सप्रेशन, जो यहाँ नहीं दी है तो उसको वैसे ले लिया जाएगा। फिर आता है आपके पास सेक्शन 3। सेक्शन 3 किसकी बात करता है, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट बताया भी था कि इस कानून को आने से पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, नहीं हाँ जेम जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर यहाँ पे आ गया पहले कानून के आने से पहले फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। क्या वर्ड यूज करते थे, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, अब उनका नाम हो गया फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1, 2, 3 जनरल रीडिंग करनी है, लेकिन सबसेक्शन 4 बड़ा काम का है। सबसेक्शन 4 ने डिवाइड कर रखा है कि जुडिशरी क्या काम करेगी, एग्जीक्यूटिव क्या काम करेगी, यानी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जब हम लोग पहले 1898 की सीआरपीसी थी हमारे पास, वो पढ़ते थे, फिर अमेंडमेंट से 1973 की सीआरपीसी आई, तो जब 1898 से 1973 की सीआरपीसी आई
तो उसमें 12 विशेषताएं आई थी, 12 कैरेक्टरिस्टिक आए थे, उसमें से 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ऑब्लिक करके कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल भी है हमारे पास जो बात करता है सेक्शन 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात करता है, ठीक है। दूसरी थी अक्यूज्ड पर्सन भी कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, सेक्शन 415। एंटिसिपेटरी बेल को इंट्रोड्यूस किया गया था 438 जो पहले नहीं था। स्पीडी ट्रायल को लेकर आए थे सेक्शन 309 तो ऑलरेडी था 483 के अंदर। और लास्ट आता है थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट का जो था उसको हटा दिया गया था। तो 12 में से 5 वेरी इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है, तो इसलिए यहाँ पे है जुडिशरी के काम और इसके क्या काम है ये हमें पढ़ना है, क्योंकि सारे सब कुछ रटना भी नहीं है, उतने ही पढ़ना जो एग्जाम के लिए हमारे लिए है और कोर्ट के लिए भी उतना ही पढ़ना, लेकिन एक बार रीड आउट जरूर करें, मेजर एक्ट है। फिर सेक्शन 4 हमें समझाता कौन ट्रायल किसकी करेगा। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, ये आईपीसी की ट्रायल करेगा, सबसेक्शन 1 कहता है, मतलब क्लोज 1 कहता है, और ये अदर लॉ। अदर लॉ क्यों हमसे होते बेटा, एनडीपीएस एक्ट है, SC/ST है, आपके पास क्या बोलते हैं IT एक्ट है, ये सब क्रिमिनल है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं। तो पहला कहता है आपके पास कि हम आईपीसी की ट्रायल करेंगे सबसेक्शन 1, और सबसेक्शन 2 कहते हैं जितने भी अदर लॉज है उनकी करेंगे। और सेक्शन 5 की तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, तो कर ही लेते हैं। टाइम कितना हुआ, हाँ एक लास्ट कर लेते हैं सेक्शन 5 भी बड़ा काम का जो हर जगह काम आएगा, तो चलो सेक्शन 5 कर ही लेते हैं। सेक्शन 5 कहता है बेटा सेविंग्स, किसकी बात करता है, सेविंग्स की करता है। ये सेविंग बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है सेविंग्स की, जो आपको मिलता है सीपीसी के अंदर सेक्शन नंबर 4, और आपको सेक्शन नंबर 5 मिलता है आईपीसी के अंदर। क्या होता है सेविंग्स, ये कहता है सेविंग्स में जो चीजें दी गई है उन पर ये कानून अप्लाई नहीं होता। कौन सा कानून, सीआरपीसी अप्लाई नहीं होता, जैसे कि स्पेशल लॉ, जैसे कि जनरल लॉ, जैसे कि आर्मी नेवी एटसेट्रा, ये अपना काम करेंगे। इसका मतलब तो लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, ये क्लासिफिकेशन मेरा बनाया हुआ है। इसमें 4 तरह के लॉ होते हैं। पहला होता है आपका जनरल लॉ, ठीक है। दूसरा होता है आपके पास स्पेशल लॉ, जो आप कहाँ पढ़ते हैं आईपीसी के सेक्शन नंबर 41 में। एक होता है हमारे पास लोकल लॉ आईपीसी के सेक्शन नंबर 42 में, और एक होता है हमारे पास पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ 2 टाइप के हैं हमारे पास, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ठीक है। एक था राम, एक था रहीम, एक था जॉर्ज, एक था डेविड। ये 4 नाम चारों लड़के ही है। फिर क्यों, हमारे भारत में विभिन्नता में एकता भारत की विशेषता, राइट। ये आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्म के लोग मिलेंगे। जब ये सभी जाति धर्म के लोग अगर कोई चोरी करते हैं तो आईपीसी सब पे अप्लाई होती है, चोरी की प्रोसीजर सीआरपीसी भी सब पे अप्लाई होती है। इसका मतलब जनरल लॉ जो सब पे अप्लाई होता है वो है जनरल, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी। स्पेशल लॉ जो स्पेशल चीजों पे, स्पेशल सब्जेक्ट, जैसे कि एक नॉन SC/ST ने SC/ST को थप्पड़ मारा, वैसे तो थप्पड़ मारना इज अ हर्ट आईपीसी में, बट SC/ST एक्ट बना हुआ है, तो जब उनके पास SC/ST एक्ट बना है, रेमेडी मिली हुई है, तो स्पेशल अप्लाई हो जाएगा। या फिर एनडीपीएस एक्ट बना हुआ है तो एनडीपीएस का मैटर है तो उसमें चला जाएगा। भले अफीम यहाँ पर भी मिली पर यहाँ पर भी है। IT एक्ट का मैटर है, IT एक्ट में चला जाएगा। यानी जहां कभी किसी मैटर पर स्पेशल लॉ भी बना हुआ है और उसके लिए प्रोविजन जनरल लॉ में भी है, और अगर दोनों साथ साथ चल सकते हैं तो दोनों कानून अप्लाई हो जाएंगे, जनरल भी स्पेशल भी। पर जब कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो स्पेशल प्रिवेल करेगा। तो एक लाइन लिखिए, जब कभी भी जनरल लॉ और स्पेशल लॉ में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, जब कभी भी जनरल लॉ और स्पेशल लॉ में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो वहां पे स्पेशल लॉ प्रिवेल करता है। इसलिए सेक्शन 5 कहता है कि हम स्पेशल लॉ पे लागू नहीं होंगे। ठीक वैसे ही लोकल लॉ, जैसे पंचायती राज एक्ट, ये आपको इंडिया के हर स्टेट में मिलेगा। पंचायती राज एक्ट में लिखा है ध्वनि प्रदूषण ना करें, आईपीसी में भी लिखा है ध्वनि प्रदूषण ना करें। सरपंच का इलेक्शन था, गांव के मुखिया का इलेक्शन था, ध्वनि प्रदूषण हुआ तो लोकल लॉ में भी लिखा है, आईपीसी में लिखा है, और दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो लोकल लॉ अप्लाई हो जाएगा। तो फिर से एक लाइन लिखो, जब कभी भी लोकल लॉ और स्पेशल लॉ में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो लोकल लॉ प्रिवेल करेगा। सेक्शन 5 भी यही कहता है, लोकल लॉ प्रिवेल करेगा। इसलिए सेक्शन 5 कहता है मैं स्पेशल लॉ पे लागू नहीं होता, मैं लोकल लॉ पे अप्लाई नहीं होता। और ये सब कहां दिए हुए, आईपीसी 41, 42।
तो लोकल में पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, टेनेंसी, रेवेन्यू, है ना, रेंट कंट्रोल सब आ जाएंगे आपके जितने भी लोकल है। देन पर्सनल लॉ, वही महिलाओं के लिए मेंटेनेंस की बात कर लो, प्रोटेक्शन की बात कर लो, अडॉप्शन की बात कर लो, या पर्सनल लॉ में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। तो जब कभी भी पर्सनल लॉ और जनरल लॉ में कॉन्ट्राडिक्शन हो तो पर्सनल लॉ प्रिवेल करेगा। हालांकि चर्चा चल रही है आर्टिकल 44 की कि भाई हमें यूसीसी दे दो तो सबके लिए ठीक हो जाए, क्योंकि यूसीसी में ज़रूरी है हमारे अलग अलग धर्म जाति के अंदर अलग अलग महिलाओं के साथ लॉ के अकॉर्डिंग अलग अलग व्यवहार होता है, तो यूसीसी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सेक्शन 1 कहता है मैं शॉर्ट टाइटल हूँ, 2 कहता है मैं डेफिनेशन हूँ, 3 कहता है कि मैं आपके कंस्ट्रक्शन हूँ, तो सेक्शन नंबर 4 कहता है कि मैं ट्रायल किसकी करूँगा, 5 कहता है सेविंग्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक तो हम करते हैं एलेबल बेलेबल से, एक हम अलग तरीके से भी करते हैं, ये अल्फ़ाबेटिकल भी है, तो इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेटिकल कर सकते हैं, 2A के अंदर बेलेबल हैं, फिर आता है B चार्ज आता है, B, C ऐसे करके ना। तो सबसे पहले बेलेबल देखते हैं कि बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, फिर हम उस पर चार्ज लगा देते हैं। चार्ज लगा के हम कॉग्निजेंस ले लेते हैं। कॉग्निजेंस लेने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, कॉग्निजेंस के लिए हमें ये देखना होता है कंप्लेंट फाइल हुई या नहीं हुई। कंप्लेंट कहाँ पे फाइल हुई, तो हम देखेंगे कि भैया हाई कोर्ट में हुई या कहाँ हुई। हाई कोर्ट कहाँ है भाई, मेरा इंडिया के अंदर है। फिर इंडिया के अंदर जब हम आगे जाते हैं तो क्या करते हैं, हाई कोर्ट इंक्वायरी करवाती है, और जी मैटर में इंक्वायरी नहीं है तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन करा दी है, GHI, फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ स्टार्ट होती है, तो महानगर में हो जाती है। L4 नॉन कॉग्निजेबल आ जाता है, फिर नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं, फिर आता है ऑफेंस क्या बनता है वो देख लेते हैं। ऑफेंस के लिए ऑफिस से इंचार्ज को बुलाते हैं, ऑफिस इंचार्ज प्लेस डिसाइड करता है। P के बाद प्लीडर साहब को बुलाते हैं, P प्लेस, Q प्लीडर, PQR प्लीडर साहब रिपोर्ट देखते हैं, फिर उसको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं रिपोर्ट के लिए, ST फिर उसको ट्रांसक्राइब करते हैं, प्रिस्क्राइब, फिर U पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बुलाते हैं, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब क्या करते हैं, डिवीज़न ढूंढते हैं, फिर वहाँ पे सम्मन भिजवाते हैं, फिर विक्टिम को बुलाते हैं, फिर कहते हैं वारंट जारी कर दो, वारंट एक्सप्रेशन। हर तरीके से आप इसकी कहानी बना के याद कर सकते हो, करनी पड़ेगी, क्योंकि जब प्री के एग्जाम के अंदर आपके सबसेक्शन और सेक्शन और क्लोज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो माइनस मार्किंग जहाँ होती है वहाँ हमें करना पड़ेगा। बाकी आप सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलाते हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। इसको आराम से पढ़िएगा, बार बार सुनिएगा, ये आपको याद हो जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।